वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम बात करेंगे कोरोना पेपर्स के बारे में, जो आपको पुलिस की सारी सच्चाई से रूबरू कराएगी। इस मूवी की शुरुआत एक सुनसान जगह पे होती है, जहां दूर दूर पर कोई भी देखना बहुत मुश्किल होता है सिवाय एक घर के। एक बुजुर्ग किसान अपना सारा कामकाज निपटा के वहां से जा ही रहा होता है कि उसको कुछ गोलियों की आवाज आती है। तभी अगले सीन में हम एक आदमी को किसी से भागते हुए देखते हैं। उस आदमी के पीछे कोई दूसरा व्यक्ति गन लिए पीछा कर रहा होता है। वो आदमी उस व्यक्तियों की गोलियों से बचता हुआ सीधे रोड पर पहुंचता है। तभी अचानक वहां पर गाड़ी आकर उस आदमी को टक्कर मार देती है और इस वजह से वो बेचारा मारा जाता है। इसके बाद स्टोरी शिफ्ट होती है 4 साल पहले, जहां एक्चुअली इस कहानी की शुरुआत हुई थी। जहां पर एक बुजुर्ग आदमी सुबह सुबह उठकर जॉगिंग के लिए निकला होता है, लेकिन तभी गुंडे आकर वहां उसके शरीर को गोलियों से छलनी करके मार देते हैं। फिर सभी मिलकर एक वैगनार गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं। तभी कुछ वक्त बीत जाने के बाद इस मर्डर की खबर पास के पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है, जहां पर हामिद और उसका बेटा मुस्तफा अपनी चोरी हुई वैगनार की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आए होते हैं। और फिर जांच पड़ताल में पता चलता है कि ये वही कार है जिसमें बैठकर उस घटना को अंजाम दिया गया था। फिर क्या, हामिद और मुस्तफा को कत्ल के इल्जाम में पकड़ लिया जाता है और रात भर टॉर्चर करके जबरदस्ती इस कत्ल के लिए कबूल करवाया जाता है। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर शंकर को ये बात पसंद नहीं आती और वो अपने सीनियर से इस केस को सही से जांच पड़ताल करने को कहता है, पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता। आखिर में पुलिस वालों को चोरी हुई वैगनार भी मिल जाती है और वो हामिद और मुस्तफा को उस जगह लेके जाते हैं। लेकिन वहाँ पे पहले से ही एएसपी ग्रीसी उनका इंतजार कर रही होती है। एएसपी ग्रीसी के कहने पर मुस्तफा अपनी गाड़ी को चेक करने लगता है, जिसमें उसको एक गन मिलती है। ये देखकर एएसपी ग्रीसी को मुस्तफा पे पूरा शक हो जाता है कि वही कातिल है। लेकिन मुस्तफा अपने आप को अभी भी बेगुनाह बताता है, जिसपे एएसपी ग्रीसी कहानी के अहम राज से पर्दा उठाते हुए कहती है कि जिस व्यक्ति को तुमने कल मारा वो मेरे ससुर थे। इसके बाद गुस्से में आकर एएसपी ग्रीसी हामिद को अपने गन से ही मार देती है। तभी मुस्तफा अपने बाप को मरा हुआ देखकर वहां से भागने लगता है और एक ब्रिज में पहुंचता है। ज्यादा देर न करते हुए एएसपी ग्रीसी उसे भी मार देती है और वो नीचे नदी में गिर जाता है। वहां पर शंकर भी पहुंच जाता है और उसको ये पता नहीं होता कि उसके साथ क्या होने वाला है। एएसपी ग्रीसी इस एनकाउंटर का सारा जुर्म उसके सर के ऊपर डाल देती है। अब देखते देखते 4 साल बीत जाते हैं और हम शंकर को देखते हैं, जिसकी उस एनकाउंटर की वजह से पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। उसकी जिंदगी में सिर्फ 2 ही काम रह गए हैं। पहला, अपने आप को सही साबित करने के लिए कोर्ट का चक्कर खाना, और दूसरा, अपनी बीमार बीवी का ध्यान रखना। हॉस्पिटल में उसकी बीवी नंदिनी बहुत दिनों से बीमार चल रही होती है। डॉक्टर ने शंकर को साफ साफ बोल दिया था कि अगर वो अपनी बीवी को बचाना चाहता है तो उसको खूब सारे पैसे देने होंगे, तभी उसका ऑपरेशन होगा। लेकिन सस्पेंड होने की वजह से उसके पास पैसे भी नहीं होते। यहाँ शंकर अपने वकील को बताता है कि अगले 3 महीने में मेरी सर्विस भी खत्म हो जाएगी और अगर मैं 3 महीनों से पहले अपने केस को गलत साबित नहीं कर पाया तो मुझे ना तो पेंशन मिलेगी और ना ही पैसे। दूसरी तरफ हमारी कहानी का मेन हीरो राहुल की भी अब एंट्री हो जाती है, जो हाल ही में एक पुलिस ऑफिसर बन चुका है। अब राहुल पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां वो अपने हेड ऑफिसर को एक लेटर देता है। इस लेटर में डीआईजी सर का ऑर्डर होता है, जो राहुल को अगले 2 महीने तक सिर्फ स्टेशन में ही काम करने का ऑर्डर देते हैं। हेड ऑफिसर सब कुछ जानने के बाद राहुल को कहता है कि जब तक तुम्हारे ठहरने के लिए क्वार्टर का इंतजाम नहीं हो जाता, तब तक तुम्हें पिल्लाई सर के साथ ही रहना होगा। अगली सुबह हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, जिसकी दुकान को कुछ कॉन्ट्रैक्टर हड़पना चाहते हैं और सड़क को चौड़ी करना चाहते हैं। इन सभी चीजों से परेशान होकर वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाने की कोशिश करता है, पर उसकी कोई बात ही नहीं सुनता। आखिर में फॉर्मेलिटी के तौर पर एक कांस्टेबल उस व्यक्ति से उसकी दुकान के डॉक्यूमेंट्स ले लेता है। ये सभी चीजें राहुल की आंखों के सामने हो रही थी। इन सभी चीजों के बावजूद उस बूढ़े व्यक्ति की कोई भी कंप्लेंट नहीं लिखी गई। अगली सुबह वो बूढ़ा व्यक्ति एक जर्नलिस्ट लड़की वीना के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस हेड को जब इस बात की खबर मिलती है तो वो अपने कांस्टेबल से कहता है कि उस बूढ़े व्यक्ति के सभी डॉक्यूमेंट्स को जला दो। अब इस पर वीना कांस्टेबल पे इल्जाम लगाते हुए पूछती है कि तुम उस व्यक्ति की कंप्लेंट क्यों नहीं लिख रहे हो, जबकि उसने सबूत के तौर पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए हैं। ये सुनते ही वो कांस्टेबल कहता है कि मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और ये कहकर वो उस बूढ़े व्यक्ति को झूठा साबित करने लगता है। दूसरी तरफ राहुल ये सब कुछ देखकर वहां पर आता है और कांस्टेबल से सभी डॉक्यूमेंट्स वापस करने को कहता है। आखिर में हार मानकर कांस्टेबल को सभी डॉक्यूमेंट्स वापस करने पड़ते हैं। राहुल की ईमानदारी देखकर वीना तो चौंक ही जाती है। अब राहुल के इस कारनामे से सभी कांस्टेबल चौंक जाते हैं और हेड ऑफिसर से उसकी शिकायत भी करते हैं। अब हेड ऑफिसर भी उन लोगों की बातें सुनकर इस चर्चा पे कुछ सोचने का समय लेता है। अब राहुल को सबक सिखाने के लिए हेड ऑफिसर एक प्लान बनाता है, जिसमें वो ऑफिसर पिल्लाई को मनाकर राहुल को उनके मिशन पर भेजते हैं। राहुल को मिशन के तौर पर सरकारी गन को सही सलामत ले जाना होता है। मिशन के दौरान राहुल की वीना से मुलाकात भी होती है, जो उसकी ईमानदारी के लिए उसको अपने चैनल पे गेस्ट बनकर आने के लिए कहती है। अब राहुल उसकी बातों को मना करते हुए कहता है कि मैं अभी सीक्रेट मिशन पे हूँ, इसलिए मुझे परेशान ना करें। आखिर में वो जर्नलिस्ट लड़की राहुल का फोन नंबर लेकर वहां से चली जाती है। तभी राहुल बस पे सवार हो जाता है, पर दुर्भाग्यवश कोई चोर उसकी गन को चुरा लेता है।
राहुल भी उस चोर को पहचान लेता है और उसके पीछे भागने लगता है, पर वो चोर किसी तरह गायब हो जाता है। अगले सीन में राहुल अपनी सभी बातें हेड ऑफिसर और ऑफिसर पिल्लाई को बता देता है, जिसपे हेड ऑफिसर बहुत गुस्सा होते हैं। ऑफिसर पिल्लाई तब हेड ऑफिस को बोलते हैं कि इन सभी चीजों में उनकी ही गलती है, क्योंकि अगर वो राहुल को उसकी जगह पे ना भेजते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब हेड ऑफिसर डरते हुए ऑफिसर पिल्लाई से मदद मांगते हुए कहता है कि ये सभी बातें किसी को ना बताएं, ताकि इसी बीच हम गन को ढूंढ सके। अब हर जगह चोर को न ढूंढने के बाद वो ऑफिसर पिल्लाई के पास वापस आ जाता है। तब ऑफिसर पिल्लाई उसे काका पापे के बारे में बताता है, जिससे उसे चोर के बारे में कुछ पता चल सके। राहुल भी ढूंढते ढूंढते काका पापे के पास पहुंच जाता है, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिलता। अब राहुल खाली हाथ ही वापस चला आता है, लेकिन तभी उसको वीना का कॉल आता है, जो उसे मिलने के लिए बुलाती है। राहुल भी वीना पर भरोसा करते हुए उससे गन ढूंढने के लिए मदद मांगता है। फिर वो दोनों मिलकर शहर के हर कोने में चोर को ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम काका पापी को देखते हैं, जिसके घर पर उसका दोस्त टॉनी आया हुआ है। काका पापी टोनी को अपनी पत्नी रानी से मिलवाता है, लेकिन काका पापी एक बात से अनजान है। उसे बिल्कुल भी भनक नहीं होती कि टॉनी और रानी का चक्कर चल रहा है। टोनी का प्लान यह है कि वो कुछ दिनों में पैसे का जुगाड़ करके रानी को साथ में लेके भगा जाएगा। काका पापी को तब उस चोर का पता चल जाता है और वो उससे मिलने पहुंच जाते हैं। अब वो चुराई हुई गन को देखकर उस चोर से कहता है कि इस गन को कहीं तुम दूर फेंक दो, और इसके बाद काका पापी राहुल को उस चोर के बारे में बता देता है। राहुल भी उस चोर का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंचता है, लेकिन अब तक उस चोर ने उस गन को किसी को बेच दिया है। राहुल फिर उस चोर के साथ वहां चलता है जहां उसने वो गन बेची है, लेकिन उस जगह पहुंचते ही वो चोर वहां से भाग जाता है और सभी गुंडे लोग राहुल को घेर लेते हैं। और फिर असली हीरो की तरह राहुल उन सभी को अपने मुक्कों से सबक सिखाता है। अब आखिर में उसको पता चल जाता है कि उसकी गन वहां से भी बेची जा चुकी है। कुछ समय के बाद 3 आदमी हेल्थ कर्मचारी बन के बैंक में चोरी करने लगते हैं। इसी दौरान उनके हाथ से किसी लड़की पे गोली चल जाती है। वो दोनों आदमी कैसे भी करके जल्दी से बैंक को लूटकर भाग जाते हैं। और अब कहानी के इस हिस्से पर एक ट्विस्ट सामने आता है। जिन 3 लोगों ने बैंक में चोरी की है, उनमें से शंकर और टोनी भी शामिल होते हैं, और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि जिस लड़की पे उन्होंने गोली मारी थी वो अब मर चुकी है। वो लोग बस इस बात से खुश हैं कि पुलिस को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। अगले सीन में हमें पता चलता है कि बैंक में चोरी के दौरान राहुल द्वारा खोई हुई गन का ही इस्तेमाल किया गया था। वीना को छोड़कर किसी को भी नहीं पता होता कि आखिर उन चोरों ने सरकारी गन कहां से पाई। फिर क्या वो लड़की राहुल को धोखा देकर सब कुछ टीवी पे साफ साफ बता देती है, जिससे राहुल और हेड ऑफिसर को सस्पेंड होना पड़ जाता है। वैसे वीना ने यह सब कुछ अपनी नौकरी को बचाने के लिए किया, इसलिए उसको पछतावा भी हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ एएसपी ग्रीसी को सरकारी गन की पड़ताल के लिए बुलाया जाता है, जिसकी खबर शंकर, टोनी और उनके तीसरे साथी को भी लग जाती है। फिर वो लोग चाय की दुकान पर बैठकर इस पर बात कर रहे होते हैं। आखिर में शंकर चाय वाले को उसके खाते में सभी रुपयों को रखने के लिए कहता है, और फिर अब वो तीनों एक खाली बिल्डिंग की तरफ आते हैं, जहां पर वो बैंक से चुराए हुए पैसे को रख रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एएसपी ग्रीसी भी राहुल के घर पर पहुंच जाती है और उससे चुराए हुए पैसों के बारे में पूछती है, लेकिन राहुल अपने आप को बेगुनाह साबित करके उन्हें उस चोर के बारे में बताता है जिसने उसकी गन चुराई है। अगले सीन में एएसपी ग्रीसी उस चोर को हद से ज्यादा टॉर्चर करती है, पर कुछ भी जानकारी निकाल नहीं पाती। आखिर में राहुल एएसपी ग्रीसी को उस चोर को छोड़ देने के लिए कहता है, और वो वैसा ही करती है, लेकिन उस चोर के एक हाथ को तोड़ भी देती है। अगले सीन में राहुल किसी रेस्टोरेंट में बैठा होता है कि तभी वीना की नजर उस पर पड़ जाती है। वो राहुल के पास उससे माफी मांगने जाती है, पर वो उसे वहां से भगा ही देता है। अब कहानी के इस दौर पे एएसपी ग्रीसी को पता चल चुका है कि बैंक से 62 लाख रुपए चोरी हुए हैं, और जिसने उस लड़की की हत्या की है वो कोई पुलिस वाला ही हो सकता है। जिसके बाद एएसपी ग्रीसी शंकर से मिलने हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां उसकी बीवी नंदिनी का इलाज चल रहा है। मैडम को अपने सामने देखकर सभी ऑफिसर चौंक जाते हैं, लेकिन एएसपी ग्रीसी तो सिर्फ उनका हालचाल लेने के लिए आई है। जिसके बाद वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं, जहां एएसपी ग्रीसी अपने सभी जुर्मों को कबूल कर लेती है। मैडम ने अपने ससुर का खून करवाया था, जिसका इल्जाम मुस्तफा पे डाल दिया। एएसपी ग्रीसी शंकर को कहती है कि अगर तुम मेरा सहयोग नहीं करोगे तो आगे चलकर बहुत पछताओगे। वहीं दूसरी तरफ टोनी रानी के साथ सो रहा होता है कि तभी वहां पर काका पापी आ जाता है, लेकिन टोनी की किस्मत अच्छी होती है, वो बच जाता है। इधर टोनी अब किसी भी हालत में पैसे पाकर रानी को भगाने का इरादा बना लेता है। वो शंकर के मना करने के बाद भी कुछ पैसों को चोरी कर लेता है। फिर क्या वो उन पैसों को लेकर ज्वेलरी शॉप पर जाता है, पर वहां उसकी चोरी पकड़ी जाती है। कैसे भी करके वो वहां से कुछ ज्वेलरी चोरी करके भाग निकलता है। फिर वो सीधे काका पापी के घर पर रानी को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए जाता है, और उसके बाद वो चोरी किया हुआ हार रानी को देता है। दूसरी तरफ काका पापी भी अपने घर पर पहुंच जाता है, जहां रानी हार के बारे में झूठ बोल देती है। इस वजह से टोनी और रानी दोनों ही बच जाते हैं। वहीं एएसपी ग्रीसी भी ज्वेलरी शॉप पर पहुंच जाती है, जहां उसे टोनी के बारे में पता चलता है। अब सभी लोग टोनी को ढूंढने में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टोनी अब बाकी पैसों को लेकर जल्द से जल्द शहर छोड़कर भागना चाहता है।
तभी उसी खाली बिल्डिंग में शंकर और उनका तीसरा साथी चोरी किए हुए पैसों को लेकर परेशान होते हैं। तभी टोनी भी वहां पर आ जाता है और उन्हें बताता है कि उसी ने पैसे चुराए। वो आगे कहता है कि अब मैं अपने सारे हिस्से को लेकर जाना चाहता हूँ, पर शंकर उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है और उसे साथ ही एक और दिन वेट करने को कहता है। दूसरी तरफ एएसपी ग्रेसी और राहुल काका पापे के पास टोनी के बारे में पूछने लगते हैं। साथ में उसको सीसीटीवी भी दिखाते हैं। काका पापे को अब समझ आ जाता है कि रानी और टोनी का चक्कर चल रहा है, इसलिए टोनी ने उसकी पत्नी को चोरी की भी हार दी है। फिर वो उसे मारने के लिए निकल पड़ता है, पर आखिर में मैडम के हाथों ही मारा जाता है। इधर टोनी के सब्र का बांध टूट रहा होता है। तभी वो शंकर को धक्का मारकर सभी पैसों को चोरी करके भागने लगता है, लेकिन इसी बीच उसका पैर बाल्टी में लड़ जाता है और वो नीचे बिल्डिंग से गिरता है और वहीं मौके पर उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ एएसपी ग्रेसी भी रानी के पास पहुंचकर टोनी के बारे में पूछती है, जिस पर रानी बताती है कि टोनी उससे मिलने के लिए आने ही वाला है, लेकिन वो अभी तक आया नहीं। वहीं दूसरी ओर शंकर और उसका तीसरा साथी टोनी की बॉडी को अपनी कार की डिक्की में छुपा के ले जाने लग जाते हैं। रास्ते के बीच में कड़ी चेकिंग की वजह से उनकी कार को भी रोक लिया जाता है, पर उनकी किस्मत साथ दे जाती है और वो लोग वहां से बचकर निकल जाते हैं। फिर दूर एक सुनसान रोड पर वे लोग टोनी के शरीर को दफना देते हैं, लेकिन तभी पुलिस और मैडम भी उस जगह पर पहुंच जाती है। अब शंकर अपने तीसरे साथी को आधे पैसे लेकर चले जाने के लिए कह देता है। फिर वो लोग एक सुनसान रोड पर मिलते हैं और उस तीसरे साथी को अब शंकर पे भरोसा नहीं होता, इसलिए बिना पैसे लिए ही वो वहां से चला जाता है। वो तीसरा आदमी भी ट्रेस होने की वजह से पकड़ा जाता है। फिर उससे पूछताछ की जाती है। अब वो तीसरा आदमी पुलिस के कहने पर शंकर को कॉल करके पैसे देने के लिए बुलाता है। कुछ पुलिस वाले शंकर के घर पर पहुंच जाते हैं, पर उनकी इन्फॉर्मेशन गलत निकलती है। शंकर भले ही बच गया, पर अब वो अपना हर अगला कदम बड़ी समझदारी से चलना चाहता है। शंकर को पकड़ने के लिए सभी पुलिस वालों ने उसके मिलने वाली जगह को घेर लिया, लेकिन वो चुपके से वहां पर आता है और अपने तीसरे साथी को लेकर चला जाता है। मैडम और राहुल भी फोन ट्रेस करके उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो उन पुलिस वालों को चकमा देकर भाग जाते हैं। वो जिस रिक्शा से भागे थे उससे राहुल पूछता है कि वो लोग किस रास्ते गए। इतनी जानकारी पाते ही वो उस रास्ते पे भागने लगता है। दूसरी तरफ शंकर और उसका तीसरा आदमी एक रेस्टोरेंट में चाय पी रहे होते हैं। कहानी में अब एक ट्विस्ट आता है कि शंकर अपने तीसरे साथी की चाय में जहर दे देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी राहुल भी वहां पर पहुंचता है, पर तब तक शंकर वहां से जा चुका होता है। आखिर में सभी पुलिस वालों को सबूत के नाम पर सिर्फ शंकर का फिंगरप्रिंट ही मिलता है। इधर राहुल रिव्यू कमेटी के सामने बेंच पर बैठे कुछ लिख रहा होता है। तभी शंकर भी वहां पर पहुंचता है। राहुल को लिखने में कुछ दिक्कत होती है, जिस पर शंकर उसे अपनी फाउंटेन पेन देता है और दोनों में बातचीत भी शुरू हो जाती है। तभी शंकर को रिव्यू कमेटी से बुलावा आता है और वो चला जाता है, लेकिन वापस आते वक्त वो चक्कर से नीचे जमीन पर गिर जाता है। अब राहुल ये सब देखकर उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ उसके इलाज का सारा खर्च वही उठाता है। शंकर को जब इसका पता चलता है तो वो राहुल से मिलने के लिए जाता है और उसका शुक्र अदा करता है। अब दोनों के बीच बातचीत बढ़ती जाती है। तब राहुल उसे उस खोई हुई सरकारी गन के बारे में भी बता देता है। ये सुनकर शंकर को समझ आ जाता है कि उसने ही उसकी गन का इस्तेमाल किया था। अब कुछ समय के बाद दिखाते हैं राहुल को कुछ रिकॉर्डिंग सुनने के बाद एक चाय वाले के अड्डे के बारे में पता चल जाता है। वो वही अड्डा है जहाँ पर शंकर अपने दो साथियों के साथ चाय पिया करता था। वो चाय देने वाले बच्चे से टोनी और उसके साथ वाले आदमी के बारे में पूछता है। भले ही उस बच्चे को शंकर का नाम नहीं पता, पर उसकी कुछ जानकारियों से राहुल को समझ आ जाता है कि जिसकी उसने कुछ समय पहले मदद की वही बैंक चोर और कातिल है, यानी कि शंकर। अब एएसपी ग्रेसी को भी दो चीजों की जानकारी मिल जाती है कि पहली, शंकर ने रिव्यू कमेटी में उसका नाम दे दिया है, और दूसरा यह है कि जिस व्यक्ति को वो काफी समय से ढूंढ रहे हैं वो शंकर ही होता है। तभी मैडम को समझ में आ जाता है कि शंकर ने उसकी बातचीत को चुपके से रिकॉर्ड कर लिया और वो कोर्ट में उसे अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए सोच रहा है। फिर राहुल के चेक करवाने पे फिंगरप्रिंट भी शंकर से मैच हो जाती है। राहुल अब शंकर को ढूंढते ढूंढते हॉस्पिटल जाता है, जहां उसकी वाइफ नंदिनी की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। राहुल भी अब शंकर को ढूंढ लेता है और उसे कोर्ट के लिए लेके जाता है। वहीं दूसरी तरफ एएसपी ग्रेसी भी हॉस्पिटल पहुंच चुकी है, पर वो तब तक वहां से जा चुका होता है। मैडम तब राहुल को कॉल लगाकर पूछती है, जिसपे उन्हें पता चलता है कि शंकर राहुल के साथ ही है और उसे कोर्ट लेके जा रहा है। एएसपी ग्रेसी तब राहुल को समझाते हुए कहती है कि तुम शंकर को मेरी बताई जगह पे लेके जाओ। राहुल भी बिना सोचे समझे ऐसा ही करता है। फिर वो लोग मूवी की शुरुआत में दिखाए हुए उस सुनसान घर पे चले जाते हैं। रात इतनी है कि आसपास कुछ भी दिखाई देना बहुत मुश्किल है। तभी शंकर राहुल को सारी बातें बता देता है, जिससे वो लोग वहां से भागने लगते हैं, लेकिन मैडम वहां पर आ जाती है और शंकर को अपने गन से शूट कर देती है। जिसके बाद हम शुरुआत के पहले सीन को देखते हैं, जहां गोलियों की आवाज को सुनकर एक बुजुर्ग किसान रुक जाता है। अब हम कहानी के क्लाइमैक्स में आते हैं, जहां रिवील होता है कि राहुल अभी तक जिंदा है और बाकी सभी लोग मर चुके हैं। आखिर ये हुआ कैसे? जब एएसपी ग्रेसी राहुल को मारने वाली थी, तभी मुस्तफा वहां पर आ जाता है और मैडम के साथ साथ सभी पुलिस वालों को मार देता है। मुस्तफा कहानी की शुरुआत में ब्रिज से गिरकर नदी में चला जाता है, जिसके बाद उसकी कोई भी डेड बॉडी नहीं मिलती, क्योंकि वो अभी तक मरा ही नहीं था।
इस वजह से राहुल की जान बच जाती है, पर वो मुस्तफा के पीछे भागने लगता है। भागते भागते मुस्तफा कार के नीचे आ जाता है। अब एएसपी ग्रीसी और सभी पुलिस वालों के कत्ल का इल्जाम शंकर के ऊपर डालकर राहुल अपने आप को जेल से भी बचा लेता है। इसके बाद राहुल अब सीधे हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां मुस्तफा दूसरी बार भी जिंदा है, और फाइनली राहुल वीना के साथ आगे की लव लाइफ को एंजॉय करता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।